गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत आय प्रभाव और डिफरेंट एंजियल वक्र जो था इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए थे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने मेरा जो लास्ट वीडियो था आय प्रभाव और एंजियल वक्र से संबंधित, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित जो भी टॉपिक इसमें था, आप लोगों ने उसका अच्छी तरह से देख लिया होगा और बारीकी से उसका अध्ययन करके एक नोट्स बना लिया होगा। और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपका इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी तरह की परीक्षा में अगर पूछी जाती है तो आपसे गलत नहीं होगी। आज मैं बात करूंगा प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क देने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर देंगे। और अगर आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आप जैसा आपको जो सुविधा लगे आप करेंगे। यहां दो तरह के हम लोग आईसीसी वक्र देख रहे हैं। दो तरह के आईसीसी वक्र देख रहे हैं। ये आईसीसी वक्र, ये 1 लेते हैं और ये 2 लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम ये एक पॉइंट लेते हैं और ये एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लीजिए L2 है और ये L1 है। इतना आपको पता है कि आय प्रभाव क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। मेरा जो प्रश्न है आप लोग ध्यान देंगे, ये भी पता है कि आईसीसी 1 में अगर हम लोग यहाँ X गुड्स लिए हैं और यहाँ Y गुड्स लिए हैं, ठीक है, तो आईसीसी 1 में L बिंदु के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति, यानी आपको L बिंदु के बाद की स्थिति और पहले की स्थिति के बारे में बताना है। वहीं आप लोग को आईसीसी 2 में L2 बिंदु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में मुझे बताना है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान दीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिए और मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे या व्हाट्सएप में मैसेज करके देंगे या आप मुझे टेलीफोन करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अगले वीडियो की ओर, अगले टॉपिक की ओर आते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण। चूंकि ये एक कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और उसमें हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी तरह के वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आती है तो 3 तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक तो आय प्रभाव, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव और तीसरा हम लोग बाद इसके में देखेंगे कीमत प्रभाव। तो आज हम लोग इसी प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो इसे हम लोग कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एसी का प्रयोग करेंगे, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर रहेगा। तो हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो जब भी प्रतिस्थापन प्रभाव की बात हम लोग करेंगे तो क्या स्थिति आती है, मैं आपको एक चार्ट बनाया था, आप लोग देखे होंगे। जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं वे इसको अच्छी तरह से समझेंगे, अन्यथा दूसरे तो नहीं समझ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब भी आता है
तो क्या कंडीशन आती है, देखिए, जो हमारा मौद्रिक आय होता है, मौद्रिक आय, उसके बाद हम लोग देखते हैं वस्तुओं की कीमत, और फिर हम लोग देखते हैं वास्तविक आय। यानी हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, मौद्रिक आय यानी मनी इनकम, यहां हम लोग देखते हैं प्राइस, और यहां देखते हैं रियल इनकम। ओके, तो ये तीनों ही केस में अगर अब बात करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा तो मौद्रिक आय में परिवर्तन आएगा। हम लोग इस पर बात करेंगे अभी। परिवर्तन आएगा, चेंजेज होगा, वस्तु की कीमत भी बदलेगा, चेंजेज आएगा, लेकिन रियल इनकम स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब होता है तो जो हमारा मॉनेटरी इनकम होता है वो चेंजेज होता है, कीमत जो होता है वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन आता है। सापेक्षिक कीमत, यहां ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स चेंजेज, हाउएवर द रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट या स्थिर रहती है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, हम लोग बात करते हैं। यहां देखेंगे जब भी प्रतिस्थापन प्रभाव की हम लोग बात करते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करते हैं, तो ध्यान देंगे अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर पहला कंडीशन होगा वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत, एक मिनट, वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में क्या होता है, वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत यानी रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है, चेंज होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस तरह परिवर्तन होता है, इस तरह परिवर्तन होता है, यानी इस अल्टर्ड इनकम हो जाता है, जिससे उपभोक्ता ना तो पहले से बेहतर स्थिति, पहले से बेहतर स्थिति, और ना ही पहले से खराब स्थिति में पहुंचता है, खराब स्थिति में पहुंचता है। यानी आप यहां देख रहे हैं कि वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इस तरह परिवर्तन होता है जिससे उपभोक्ता ना तो पहले से बेटर ऑफ स्थिति में रहता है, ना तो वर्स ऑफ यानी ना तो बदतर या खराब स्थिति में पहुंचता है। यह चीज ध्यान देंगे। साथ ही साथ
इसके कारण उसकी वास्तविक आय स्थिर रहती है। वास्तविक आय स्थिर रहती है यानी जैसे का तैसे रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। चूंकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है और वस्तु की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होता है, तो वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होने के कारण वह वस्तुओं की खरीदी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन लाता है। ध्यान दीजिए, यानी यहां क्या कहना चाह रहा है, अगर एक्स गुड्स का वो पहले 10 यूनिट्स खरीद रहा था और वाई गुड्स का अगर 5 यूनिट्स खरीद रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो कीमत परिवर्तन होने पर जिस वस्तु का सापेक्षिक कीमत पहले से दूसरे वस्तु की तुलना में कम होगा, सपोज मान लेते हैं कि एक्स की जो कीमत है, प्राइस ऑफ एक्स की जो कीमत है, प्राइस ऑफ एक्स इज रिलेटिवली लेसर देन, यानी कम हो जाता है, यानी प्राइस ऑफ एक्स वाई की तुलना में सस्ता महसूस होने लगता है, तो उपभोक्ता एक्स का पहले से 12 यूनिट्स कर देगा और वाई का क्या करेगा, 5 यूनिट्स के जगह में हो सकता है 4 यूनिट्स कर दे। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी चूंकि वस्तु की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होता है, इसलिए वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में जरूर से जरूर परिवर्तन आएगा, और यह परिवर्तन इस तरह से आता है जिससे कि उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर या संतुष्टि समान रहे, यानी उपभोक्ता पहले वाले आईसी वक्र पर ही बना रहेगा, पहले वाले उदासीनता वक्र पर ही बना रहेगा। ओके, अब यहां और क्लियर करते हैं, और थोड़ा सा आप लोग से बात हम लोग करेंगे इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स में। मान लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि पहले जो सरकार है, पहले गवर्नमेंट वाई वस्तु पर क्या दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी, लेकिन बाद में वाई वस्तु पर सरकार द्वारा सब्सिडी बंद कर दी जाती है, यानी आप समझिए कि वाई की कीमत क्या होगा, पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो क्लियर है, सब्सिडी अगर हम बंद कर देंगे तो कीमत बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ये प्रयास करती है कि सरकार का यही कोशिश रहता है कि उपभोक्ता क्या हो, असंतुष्ट ना हो। इसके लिए उपभोक्ता क्या करती है, सरकार द्वारा एक्स वस्तु के संबंध में, इन टर्म्स ऑफ एक्स गुड्स, क्या करता है, एक्स वस्तु के संबंध में उपभोक्ता की आय क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी अब देखिए ये कितना बढ़ाती है, यही कंपनसेटरी इनकम, एक कंपनसेटरी वेरिएशन आप जो कहते हैं, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन, यानी कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्स गुड्स सरकार करती है, इसलिए करती है ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि या संतुलन बिंदु में कोई परिवर्तन ना हो। क्लियर हो रहा है? यानी जैसे ही वाई वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वो कितना एक्स वस्तु के टर्म में बढ़ाता है, इसको ऐसा समझ लीजिएगा,
उतना ही बढ़ाता है। उपभोक्ता की आय में एक्स वस्तु के टर्म में जो वृद्धि करता है वो उतना ही होता है जितना कि वाई की कीमत में वृद्धि महसूस करता है उपभोक्ता। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, वाई की जैसे कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में एक्स टर्म में कितनी वृद्धि की जाती है, जितना वाई की कीमत में वृद्धि हुई है। इसी को हम लोग कहते हैं आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब हम लोग यहां देखते हैं कि एक ग्राफ के मदद से हम लोग इस कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां हम लोग लिए हैं एक्स गुड्स और यहां लिए हैं वाई गुड्स। ठीक है, ये दोनों जगह टच होना चाहिए। ठीक है, ये IC2 है, मान लीजिए ये Q है और ये Q1 है। ये मेरा है N और ये हम लोग M ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग देते हैं M1। इसको मैं नाम दे रहा हूं A और ये B और ये B1 और ये A1। एक बार आप लोग यहां सभी पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये जो पॉइंट है ये है N, ये जो है N1, ये है Q, ये है Q1, ये है M1, ये है M और ये है मेरा A और ये है मेरा B और ये है मेरा B1 और ये है मेरा A1। यहां तक सभी को क्लियर है। अब देखिए, अब यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको साफ पता चल रहा है कि AB मेरा क्या है, बजट रेखा है। इसी को हम लोग प्राइस लाइन कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक संतुलन बिंदु, चेंज कर लेता हूं। प्रारंभिक संतुलन बिंदु क्या है मेरा, Q है। इस Q बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु का कितना मात्रा प्रयोग कर रहा है, OM मात्रा, और Y वस्तु का ON मात्रा प्रयोग कर रहा है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हो कि Y वस्तु की कीमत बढ़ जाए, Y वस्तु की कीमत बढ़ जाए, तो जब भी Y वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो इसके कारण Y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से कंज्यूमर को X वस्तु के टर्म में हमको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तभी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो IC वक्र के हिसाब से ही रहेगा या उतना ही रहेगा। यानी जैसे ही Y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब हमें X वस्तु के टर्म में क्या करना पड़ता है, इनकम में वृद्धि करना पड़ता है। तो X वस्तु के
टर्म में आय में वृद्धि कितना किया गया है? A1 किया गया है। और Y वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, इसका मतलब हुआ है कि B1 क्या है? इनकम कम पड़ रहा है Y वस्तु के टर्म में, ध्यान दीजिए, और ये हम उसको दे रहे हैं। तो ये जो मेरा है BB1 इज इक्वल टू AA1 है, यानी BB1 जो है कि Y वस्तु की कीमत में जितनी वृद्धि हुई है उतना ही हम X वस्तु के टर्म में उपभोक्ता की आय बढ़ा दिए हैं। इसी को हम लोग कह रहे हैं आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। अगर हम ऐसा नहीं करते तो होता क्या? वो भी देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उपभोक्ता का बजट रेखा कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता, यानी AB से A1B हो जाता। यानी अगर हम आय में क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं करते तो मेरी वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान देंगे, मैं जो बोल रहा हूं उस वॉइस और सेंटेंस को क्लियर करेंगे। यदि उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं करते तो बजट रेखा मेरा AB से बदलकर क्या हो जाता? A1B हो जाता, और उपभोक्ता IC2 से ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने का प्रयास करता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या? चूंकि ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाता तो उसकी संतुष्टि स्तर बढ़ जाती, लेकिन हमें करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमें उसकी संतुष्टि लेवल को पूर्ववत बनाए रखना है, पहले की बराबरी बनाए रखना है, यानी इसी IC2 पर बनाए रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसकी जो Y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से Y वस्तु की जो इनकम में कमी महसूस हो रही है Y वस्तु के टर्म में, हम क्या कर रहे हैं? X वस्तु के टर्म में इनकम में वृद्धि कर दे रहे हैं। इसीलिए मेरा बजट रेखा क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, मेरा बजट रेखा AB से बदलकर क्या हो रहा है? A1B1 हो रहा है। AB से बदलकर A1B1 हो रहा है, ठीक है? AB से बदलकर A1B1 हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है IC2 पर ही बना है, IC2 पर ही बना हुआ है। एक मिनट थोड़ी सी रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो AB से बदलकर क्या हो जाता है? AB1 हो जाता है, A1B1 होता है, सॉरी A1B। तो जब हम लोग आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हैं तो उपभोक्ता का बजट रेखा, एक बार फिर से ध्यान देंगे, उपभोक्ता का बजट रेखा क्या हो जाता है? आज हैंग हो जा रहा है थोड़ा सा। AB से बदलकर A1B1 होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके कारण क्या होता है? अब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q से बदलकर क्या हो जाता है? Q1 हो जाता है। यानी अब देख लीजिए, उपभोक्ता Y वस्तु की मात्रा क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और X वस्तु की मात्रा क्या किया है? बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? सो देख लीजिए, Y वस्तु की मात्रा जो है वो ON से कम करके क्या कर रहा है? वो ON1 पर आ गया है, जबकि X वस्तु का, ये Y वस्तु के टर्म है और ये X वस्तु की जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? OM से बढ़ाकर क्या कर रहा है? OM1 कर दे रहा है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं Q से Q1 जाना। Q से Q1 उपभोक्ता संतुलन का बदलना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां अब निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं,
उपभोक्ता का संतुलन बिंदु, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु Q से बदलकर Q1 होना ही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। ठीक है, ओके। एक चीज यहां और निष्कर्ष आती है कि प्रतिस्थापन प्रभाव जब भी होता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या पाया जाता है, यह भी आप लिख लीजिएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव में हमेशा क्या होती है, मूवमेंट अलोंग द आईसी कर्व होता है। मूवमेंट अलोंग द आईसी कर्व होता है, यानी उदासीनता वक्र पर गति या परिचलन पाया जाता है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह भी ध्यान देंगे क्यों होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत कम होने पर, किसी भी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा क्या होती है, बढ़ाई जाती है। आप देख लीजिए यहां क्या हो रहा था, वाई वस्तु, प्राइस ऑफ वाई उसको महंगा लगने लग रहा था, रिलेटिवली प्राइस ऑफ एक्स सस्ता हो रहा था, तो वो क्या किया, सस्ती वस्तु कौन था, एक्स था, की मात्रा बढ़ा दिया था। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके, यहां तक किसी को मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां जो ये हम लोग अभी बात किए थे, ये हम लोग प्रतिस्थापन प्रभाव का हिग्स मेथड देखे थे, हिग्स विधि की बात हम लोग किए थे, जिसको हम लोग आय क्षतिपूरक परिवर्तन पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम लोग देखे थे। लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव का एक और विधि है जिसको हम लोग कहते हैं स्लट्सकी विधि। स्लट्सकी विधि, जिसे लागत अंतर विधि के द्वारा इसको प्रतिस्थापन प्रभाव को व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। ओके, तो हिग्स का जो है वो है आय क्षतिपूरक परिवर्तन वाला प्रतिस्थापन प्रभाव, जबकि स्लट्सकी जो है वो लागत अंतर विधि के अंतर्गत इन्हें मतलब व्याख्या किया गया है। अब देखिए यहां स्लट्सकी जो है अपना प्रतिस्थापन प्रभाव की जो व्याख्या है वो किसे कैसे करती है, ये एकदम एक पॉइंट याद रखेंगे, लागत अंतर विधि। कभी भी प्रश्न आएगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव का लागत अंतर विधि की व्याख्या किसने की है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्लट्सकी विधि। उनके अनुसार क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर। ध्यान दीजिएगा यहां उपभोक्ता की आय हम लोग स्थिर बोल रहे हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती है, बल्कि क्या होती है, चूंकि लागत में अंतर में कमी आता है इसलिए उसकी मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। लेकिन इस तरह से वृद्धि होती है कि उसकी उदासीनता उसकी संतुष्टि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भी ध्यान दीजिए, एक तरफ वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी संतुष्टि स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको बराबर बनाए रखना है। इसीलिए एक वस्तु जो सस्ती होती है उसको वो अधिक मात्रा में खरीद करके उसको कंपनसेट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता स्थिर होती है। हालांकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय क्या होती है, सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होने के कारण क्या होती है, बदलती है।
ऐसे में उपभोक्ता क्या करता है? ऊंचे उदासीनता वक्र को प्राथमिकता देता है। ऊंचे उदासीनता वक्र को क्या करता है? प्राथमिकता देता है। ऊंचे उदासीनता वक्र को प्राथमिकता देता है और इस तरह से वो अपना क्या करता है? संतुलन बिंदु में क्या लगता है? बदलाव लाता है। संतुलन बिंदु में क्या लाता है? बदलाव लाता है और इसके कारण जो उसके संतुष्टि स्तर में परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग इसको एक मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम लोग इसको एक समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत, ध्यान दीजिएगा, एक्स वस्तु की कीमत कितना है मेरा? प्राइस ऑफ एक्स, और वाई वस्तु की कीमत में क्या है मेरा? प्राइस ऑफ वाई। यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होकर प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है? कम हो जा रही है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, यदि एक्स की पूर्व मात्रा वो कितना खरीद रहा था? प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, यही मात्रा खरीद रहा था। लेकिन जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, माने घट जाता है, तो अब एक्स की मात्रा क्या हो जाएगा? डेल्टा पी एक्स इंटू क्यू एक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परिवर्तन आया तो वो क्या करेगा? डेल्टा पी एक्स बाय एक्स क्यू एक्स करेगा। तो यहां देखिए, जो मेरा पी एक्स वन क्यू एक्स है माइनस पी एक्स टू क्यू एक्स है, वही ना मेरा डेल्टा पी एक्स क्यू एक्स होगा। यानी प्राइस, ये जो एक्स की पूर्व मात्रा वो पी एक्स वन पर खरीद रहा था और अब एक्स की क्या मात्रा खरीदेगा? प्राइस ऑफ टू की मात्रा पर खरीदेगा। तो वो कितना खरीदेगा? वो इतना ही खरीदेगा। तो प्राइस ऑफ एक्स की मात्रा जो पहले थी उतना इंटू माइनस, अगर हम लोग दूसरे जो प्राइस में कमी होने पर जो मात्रा खरीद रही थी वो घटा देंगे तो वही ना मेरा डेल्टा पी एक्स इंटू क्यू एक्स आ जाएगा। इसको और एक थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स की कीमत क्या है? 10 रुपया पर यूनिट है। यदि एक्स की कीमत क्या हो जाती है? 8 रुपया पर यूनिट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब वो 10 रुपया पर यूनिट था तो वो 15 यूनिट खरीद रहा था। तो कितना रुपया खरीद रहा था? देख लीजिए, 10 इंटू 15 इक्वल टू वो कितना हो रहा था? तो कितना मात्रा खरीद रहा था? देख लीजिएगा, 150। अगर वो 8 यूनिट हो जाता है तो इस 8 रुपया पर यूनिट होता है, तो 8 इंटू 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। यानी अब वो कितना यूनिट खरीदेगा? 120 यूनिट। सॉरी, जब 10 रुपया पर यूनिट था तो वो 15 इकाई खरीद रहा था, तो वो कितना? 150 रुपीज। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब अगर वो 8 रुपया पर यूनिट हो जाए तो वो 120 रुपया खर्च आएगा उसको। यानी पहले प्राइस अधिक रहने पर 150 रुपया उसका खर्च आता था, लागत आता था। अब उसकी लागत उतनी ही मात्रा को खरीदने के लिए कितना आ रहा है? 120 रुपया ही लागत आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। जब एक्स की कीमत 10 रुपया पर यूनिट था तो वो 15 यूनिट खरीद रहा था, तो उसको टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा था? 150। यानी एक्स वस्तु को खरीदने की लागत कितनी आ रही थी? 150 रुपीज। लेकिन जब वस्तु एक्स की कीमत में कमी आ जाती है और प्रति इकाई 8 रुपया कीमत हो जाता है, तो वो एक्स वस्तु को खरीदने के लिए केवल उसे 120 रुपया खर्च करना पड़ता है, यानी लागत में कमी आती है। अब देखिए, अब यहां देखिए, एक्स वस्तु की कीमत में कितना कमी आया? 2 रुपया का कमी आया, है ना। एक्स वस्तु की कीमत में कितनी कमी आया? 2 रुपया। अब देखिए, 2 रुपया, अगर 1 यूनिट का प्राइस में 2 रुपया कमी आया तो 15 यूनिट के प्राइस में कितना रुपया कमी आया?
30 रुपया कम हो गया है, यानी प्रति इकाई 2 रुपया की कमी आई और वो 15 इकाई खरीद रहा था, तो 15 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 30 रुपया उसकी लागत में क्या हो रही है, कम लग रहा है। यानी इसको अगर आप ऐसा करेंगे, px1 qx माइनस px2 qx बराबर डेल्टा px इंटू qx। तो देखिए यहां px1 qx1 कितना है, 150 है, px2 qx कितना है, 120, और अगर ये 2 इंटू ये क्या है, 2 इंटू यहां एक मिनट हम ऐसा कर देना तो जाके और क्लियर हो जाएगा आप लोग का। इसको एक स्टेप और हम लोग ले जाते हैं, यहां हो जा रहा है 10 इंटू 15, यहां हो जा रहा है 8 इंटू 15, और यहां हो जा रहा है 2 इंटू 15, जो मैंने अभी आपको अलग अलग बना के प्रयास किया था। तो देख लीजिए 150 माइनस 120 इक्वल टू 30 आ रहा है कि नहीं। तो ये जो मेरा लागत में जो अंतर आया, इस लागत में अंतर को हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो लागत अंतर में जो कंपनसेट कर देंगे, इसके कारण क्या होता है, उपभोक्ता क्या करता है, पहले से वो ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने का प्रयास करेगा, और इसके कारण उसके उपभोक्ता संतुलन बिंदु में जो परिवर्तन आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। तो अभी हम लोग लागत अंतर विधि के द्वारा हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको सब पता है, एक्स गुड्स यहां लेते हैं, अगर किसी ग्राफ में मेरा ये लिखना छूट जाएगा तो आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए IC1 और IC2 हम यहां दो बनाए हैं, तो यहां एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ठीक है। अगर ये OM है और ये ON है, यानी उपभोक्ता प्रारंभ में, मान लीजिए ये इसको हम लोग नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B, और आपका ये हो गया A1 और ये हो गया B1, ठीक है। तो देख लीजिए ये B1 है पॉइंट, ये B पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये Q1 पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये Q1 पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये M पॉइंट है, और ये A1 पॉइंट है। अब यहां देखिए Q मेरा प्रारंभिक उपभोक्ता संतुलन बिंदु है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और उपभोक्ता IC1 पर स्थित है। अब देखिए जैसे ही X वस्तु की कीमत कम हो जाता है, यानी रिलेटिवली Y की तुलना में यह क्या होता है, सस्ता हो जाता है। Y की तुलना में यह क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तब हम लोग यहां क्या पाते हैं कि X वस्तु के टर्म में उसकी लागत में क्या आया है, कमी आ गया है, लागत में अंतर आ गया है। तो हम लोग यहां देखेंगे सापेक्षिक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है, लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता है, और उपभोक्ता का वास्तविक आय मेरा रियल इनकम मेरा स्थिर रहता है। ये चीज को बार बार ध्यान देंगे, वास्तविक आय रियल इनकम स्थिर रहता है। इसीलिए उपभोक्ता की जो लागत अंतर में कमी आया है, यानी रिलेटिवली X वस्तु से सस्ता लग रहा है, तो जो लागत अंतर आया वो क्या होगा, वो X वस्तु की मात्रा वो वृद्धि कर देगा। तो लागत अंतर देखिए A1 जो है यही मेरा लागत अंतर आया। तो लागत अंतर जैसे ही आएगा तो वो क्या करेगा, पहले से उसकी संतुष्टि स्तर जो है बढ़ जाएगी, यानी IC1 से वो कहां शिफ्ट करेगा, IC2 की ओर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन उसकी रियल इनकम सेम है, इसीलिए देखिए ये जो बजट रेखा जो हम लोग बनाए हैं, A1 B1 जो हम बजट रेखा खींचे हैं, वो देखिए पहले वाले संतुलन बिंदु को ही क्रॉस करते हुए जा रही है। देख लीजिए
उसी संतुलन बिंदु के अनुसार उसकी रखा गया है, लेकिन हालांकि चूंकि उसकी लागत में अंतर आया था इसीलिए वो पहले से ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाएगा। और यहां आप देख लीजिए Q से Q1 बिंदु जाना ही यहां क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम लोग यहां थोड़ा सा देखते हैं कि हिग्स और स्लट्सकी में कौन सा बेटर पोजीशन है। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक और रेखा चित्र बनाते हैं और उससे आपको हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं पॉइंट को इंडिकेट करूंगा आप अच्छी तरह से इसको ध्यान देंगे, अन्यथा आपको याद नहीं होगा। ये देखिए ये मेरा B है और ये मेरा A है, प्रारंभिक बजट रेखा AB है। हम यहां लिख देते हैं प्रारंभिक बजट रेखा मेरा क्या है, AB है। और उपभोक्ता इस Q बिंदु पर संतुलन में है। उपभोक्ता किस बिंदु पर संतुलन में, Q बिंदु पर संतुलन में है। अब देखिए Q बिंदु पर जब संतुलन है तो ये इसका OM मात्रा और इसका ON मात्रा खरीद रहा है, लेकिन चूंकि रिलेटिवली प्राइस चेंजेस करता है, यानी मैंने प्रीवियस जो हिग्स का एग्जांपल दे रहा था, हिग्स का जब मैं ग्राफ बनाया था तो मैंने बताया था कि Y वस्तु के सब्सिडी देना बंद कर देता है। लेकिन Y वस्तु के सब्सिडी देना बंद कर देगा यानी Y वस्तु कीमत में महंगा हो जाएगा, तो उस महंगी कीमत को समायोजित करने के लिए हमें उपभोक्ता के X वस्तु के संबंध में, X वस्तु के टर्म में इनकम बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा संतुष्टि स्तर पूर्ववत बना रहे। इसीलिए ये जो मेरा है A1 जो है A1 A से A1 जो मेरा है यही मेरा क्या है, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया गया है। इस क्षतिपूरक परिवर्तन करने के कारण उपभोक्ता का संतुलित बिंदु Q से Q1 में बदल जाता है और Q से Q1 ही मेरा क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। किसके हिसाब से, हिग्स के हिसाब से। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्लट्सकी का देखते हैं। हम लोग देखते हैं जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स में कमी आता है लागत अंतर आ जाता है। तो लागत अंतर जो आता है उस लागत अंतर कितना आ जाता है, A1 से हमारा देख लीजिए जो A1 से मेरा ये बजट रेखा हो जाता है, लेकिन हम उस लागत अंतर को कंपनसेट करने के लिए हम उसी संतुलन बिंदु में वो बना रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा A1 ये मेरा जो है A2 एक हम लोग B1 रेखा खींच लेते हैं जो कि ये मेरा नया बजट रेखा हो जाता है। और इस तरह से उपभोक्ता ये जो IC1 में था अब ये IC2 के संतुलन में जाता है और ये Q2 बिंदु को प्राप्त करता है। तो मेरा यहां Q से Q2 जाना यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। किसके हिसाब से, स्लट्सकी के हिसाब से, है ना। स्लट्सकी ने जो लागत अंतर विधि का प्रतिपादन किया उसके अनुसार Q से Q2 जाना मेरा यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ये जो बजट रेखा है A1N जो है ये मेरा हिग्स का है और स्लट्सकी का है A2B1 है। देखिए ये है स्लट्सकी, है ना। तो आप ये देखिए A1N बजट रेखा और A2B1 जो बजट रेखा है इसमें कौन सा बजट रेखा ऊपर है, A2B1 बजट रेखा ऊपर है। यानी आप समझिए जब लागत अंतर विधि होता है तो उपभोक्ता में की आय में जो क्षतिपूरक परिवर्तन जितना हम कम करते हैं वो बहुत ज्यादा हम लोग कम कर देते हैं, जबकि लागत अंतर विधि में
एक्चुअल जो इकोनॉमी में जो वास्तविक कीमत में जो कम परिवर्तन होती है उसी के हिसाब से उसका कंपनसेट किया जाता है। इसीलिए उपभोक्ता का बजट रेखा हिग्स की तुलना में ऊपर में रहता है, इसीलिए उपभोक्ता बजट रेखा ऊपर होना यानी उसकी कैपेसिटी अधिक होती है, इसीलिए वो ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाता है। तो आप देखिएगा कि स्लट्सकी के विश्लेषण में जो होता है यहां आय का क्षतिपूरक परिवर्तन होता है, जबकि स्लट्सकी में ओवर कंपनसेशन होता है। ओवर कंपनसेशन होता है यानी अति क्षतिपूर्ति होता है, यानी अति क्षतिपूर्ति होता है। ठीक है, यानी उसको बेटर पोजीशन में होता है। तो कभी भी ऐसा आता है कि हिग्स के अनुसार या स्लट्सकी के अनुसार उपभोक्ता में क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या इंपैक्ट आता है, तो आप देख सकते हैं स्लट्सकी में जब होता है हिग्स की तुलना में ऊंची उदासीनता वक्र पर जाता है, जबकि हिग्स में पूर्ववत उदासीनता वक्र पर ही वो मूवमेंट करता है। तो आप कह सकते हैं स्लट्सकी में शिफ्ट ऑफ द आईसी कर्व होता है, जबकि हिग्स में मूवमेंट अलोंग द आईसी कर्व होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा आपने। पूरे जो भी मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या कि प्रतिस्थापन प्रभाव से संबंधित किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ में अगर आपको देकर उसको बताने के लिए कहा जाए तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और मैं आज आपको जो होमवर्क दिया हूँ उसे भी आप ज़रूर बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें या मुझे व्हाट्सएप में चैट करें, आप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से इसी तरह से हम मिलेंगे, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो आप ध्यान दीजिएगा, प्राइस इफेक्ट। अगला जो टॉपिक रहेगा आप लोग पढ़ के रखिएगा, वो है प्राइस इफेक्ट। कीमत प्रभाव हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, और इस तरह के जो वीडियो आ रहा है इसको आप लोग देखते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि अप्रिशिएट ज़रूर आप कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा कि सर इस जगह मुझे समझ में नहीं आया, ये टॉपिक को मुझे फिर से बताइए। या आप मुझे व्यक्तिगत रूप से चैट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, मोबाइल मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो और किसी भी तरह का आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।